राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के जीवन की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रामनाथ एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम सत्तो था। सत्तो देखने में बहुत सुंदर थी। सत्तो की माँ चंद्रो एक गृहिणी थी और रामनाथ के 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों में 2-2 साल का अंतर था। और वैसे तो रामनाथ रूढ़िवादी विचारों के नहीं थे, पर कुछ बातों में वे समाज के साथ ही अपनी सोच रखते थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अपनी हैसियत के अनुसार सभी सुविधाएं दी थीं। सत्तो एक बहुत ही सीधी सादी सुंदर सी लड़की थी, पर जो सबसे बड़ी सत्तो में खूबी थी वह यह कि सत्तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ाई लिखाई के साथ ही वह सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती थी। खाना भी सत्तो बहुत अच्छा बनाती थी। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो सत्तो एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी। अब सत्तो के गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। यह चर्चा उसके रिश्तेदारों में भी होने लगी। जब सत्तो 15 साल की हुई तो उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। यह उन दिनों की बात है जब छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो सत्तो 15 साल की हो गई थी और उससे बड़ी उसकी दोनों बहनों की शादी भी इसी उम्र में हो गई थी। तो रामनाथ के घर पर भी आजकल इसी विषय में बात होती थी, सत्तो की शादी के लिए। चंद्रो कहने लगी, सत्तो के बाबूजी, आज सामने वाली ललिता बहन ने सत्तो के लिए 2 रिश्ते बताए हैं। एक तो ललिता बहन की बहन का बेटा है, वो शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। 2 बहनें हैं उसकी और उनकी भी शादी हो गई है। मुझे तो यह रिश्ता सही लगता है। रामनाथ कहने लगा, सुनने में तो सही लगता है, और दूसरा रिश्ता वो क्या है? चंद्रो कहने लगी, सत्तो के बाबूजी, वो जो हमारी बेटी नीतू की ससुराल के पास के गांव के जमींदार का एक बेटा है। उसकी कपड़ों की दुकान है, बहुत बड़ी है, पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी सत्तो की तरह 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। बस माँ बाप हैं और एक भाई है, 7-8 साल छोटा है। रामनाथ बोला, यह रिश्ता भी बढ़िया है। ऐसा कर, तू चंद्रो जा और जो ललिता बहन से कह दे कि पहले इसी रिश्ते की बात चला कर देखते हैं। चंद्रो बोली, ठीक है जी, पर वो ललिता बहन के रिश्तेदार हैं, उनका रिश्ता देख लेते हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी हैं। रामनाथ बोला कि सुन सत्तो की माँ, अगर लड़का खाते कमाते घर से है तो पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। देख सत्तो की माँ, मैं भी तो कम पढ़ा लिखा हूँ, पर तुम्हें या अपनी बेटियों को कभी कोई परेशानी आई क्या? चंद्रो ने ना में सिर हिला दिया। रामनाथ कहने लगा, सत्तो की माँ, मैं तेरी चिंता समझता हूँ। तो जो बड़ी बेटियाँ दोनों ज्योति और नीतू की शादी भी सब मैंने अच्छे से देखभाल करके कराई थी। छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें तो सुखी हैं हमारी बेटियाँ। चंद्रो कहने लगी, सत्तो के बाबूजी, वह तो आप सही कह रहे हैं। माँ बाप तो अच्छे से देखभाल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बाकी बेटियों का नसीब है, आगे तो उन्हें खुद ही संभालना है। रामनाथ कहने लगे, तो सत्तो की माँ चिंता किस बात की करती है? चंद्रो कहने लगी, देखो सत्तो के बाबूजी, 2 बेटी ब्याह करके अपने घर चली गई। सत्तो के ब्याह के बाद घर खाने को आएगा। और चंद्रो उदास हो जाती है और रामनाथ भी सत्तो को देखकर भावुक हो गए। रामनाथ कहने लगे, अरे पगली, बेटी तो पराया धन होती है और बेटी तो राजा की भी नहीं रहती। हम तो फिर भी आम आदमी हैं, सबको ब्याह करके अपने घर जाना ही पड़ता है। चंद्रो कहने लगी, वो तो सही है सत्तो के बाबूजी। तो रामनाथ कहने लगा, फिर उदास मत हो, अभी तो बात चला के देखते हैं, ब्याह होने में 1-2 साल लगेंगे। तुम कल जाकर ललिता बहन को बता देना, मैं फिर एक दिन जाकर लड़के वालों से मिलाऊंगा। चंद्रो कहने लगी, ठीक है सत्तो के बाबूजी, मैं ललिता बहन
को नाराज नहीं करना चाहती कि यह उनके भांजे का ही रिश्ता है। रामनाथ बोले, सत्तो की माँ, तू भी आज पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो। अरे भाई, 50 रिश्ते बताए जाते हैं बेटियों के लिए, सबसे अच्छा रिश्ता चुना जाता है। हमारी सत्तो लाखों में एक है। चंद्रो कहने लगी, ठीक है सत्तो के बाबूजी, पर कहीं ललिता बहन नाराज ना हो जाए, क्योंकि यह उनके भांजे का रिश्ता है। रामनाथ कहने लगा, अरे सत्तो की माँ, तू भी आज पता नहीं कैसी बातें कर रही है। अरे भाई, 50 रिश्ते बताए जाते हैं बेटियों के लिए, फिर सबसे अच्छा रिश्ता चुना जाता है। हमारी सत्तो लाखों में एक है। सब यही चाहते हैं उसके जैसी गुणों वाली बहू घर लाएं, और हमारी सत्तो बड़ी गुणी है, इसलिए सबसे अच्छा रिश्ता देखेंगे हम उसके लिए। चंद्रो कहने लगी, ठीक है सत्तो के बाबूजी, मैं कल ही ललिता बहन जी को सब बातें बता दूंगी। अगले दिन सत्तो की माँ चंद्रो, जो सत्तो के बाबूजी से उसकी बातें हुई थी, वह अपनी पड़ोसन ललिता को बता देती है। ललिता अपने भांजे के रिश्ते के लिए थोड़ा जोर देती है, पर वो उन लोगों की मनसा समझ जाती है। कुछ दिनों में रिश्ते की बात करने जमींदार के गांव से 2-3 लोग आते हैं, जिनमें एक लड़के के पिता रोशन सिंह और उसके छोटे भाई चरण सिंह और ललिता के पति थे। वे लोग जो रामनाथ से सब बात तय कर लेते हैं। रोशन सिंह कहते हैं कि ये रामनाथ जी, आपके परिवार की बड़ी तारीफ सुनी है ललिता बहन जी से, और सबसे ज़्यादा तारीफ तो हमने सत्तो बिटिया की, वो सबसे ज़्यादा तारीफ करती हैं। तब ललिता के पति कहते हैं, अजी भाई साहब, गुनों की खान है हमारी सत्तो बिटिया। चरण सिंह कहते हैं, तारीफ ही सुनकर तो चले आए हम लोग भाई साहब, अब देखना दिखाना तो बस एक औपचारिकता भर है। हम तो जी मन बना चुके हैं, हमारी बहू तो सत्तो बिटिया ही बनेगी। रामनाथ खुश होते हुए कहता है कि भाई साहब, हमारी सत्तो बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर से रिश्ता आया है उसके लिए। चरण सिंह कहते हैं, तो फिर एक दिन आकर आप भी घर परिवार देख लीजिए, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। रामनाथ कहता है, जी, हमारी मंझली बेटी नीतू आपके गांव के पास वाले गांव में ही ब्याही है। आपके बारे में बहुत सुना है अपने समधी जी से हमने, हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है, बस सत्तो बिटिया आ जाती है स्कूल से, उससे मिल लीजिए, आगे जैसा आप ठीक समझें। और रामनाथ हाथ जोड़ने लगा। रोशन सिंह कहने लगे, रामनाथ को ऐसे देखकर उसने पलंग से उठकर रामनाथ को गले लगा लिया। रोशन सिंह खुशी से कहते हैं, आप तो जी अब मुंह मीठा कराइए। उनकी बात सुनकर ललिता के पति और चरण सिंह भी गले मिलते हैं। फिर बारी बारी सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। सत्तो की शादी तय हो जाती है। सत्तो की माँ चंद्रो और ललिता मेहमानों की आवोभगत में लग जाती हैं। थोड़ी देर में सत्तो स्कूल से आ जाती है, क्योंकि सत्तो 10वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा भी थी। सत्तो घर आकर अपनी माँ चंद्रो को खाना बनाने में मदद करने लगी। वे लोग सत्तो के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। चरण सिंह खाना खाने के बाद कहते हैं, समधी जी, बिटिया तो अन्नपूर्णा का रूप है, पेट भर गया पर मन भरता ही नहीं। रामनाथ गर्व से मुस्कुराता है। तभी चंद्रो देवी उन्हें अंदर बुलाती है। रामनाथ और ललिता के पति अंदर चले जाते हैं। रामलाल खुश होते हुए कहते हैं, देख सत्तो की माँ, कितनी भाग्यशाली है हमारी सत्तो, सबसे बढ़िया रिश्ता मिला है उसे, कितने बढ़िया लोग हैं। तभी सत्तो की माँ चंद्रो देवी कहती है, हाँ जी सत्तो के बाबूजी, पर एक बार दान दहेज की बात भी कर लीजिए। बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत से बाहर कुछ ना मांग लें। और फिर सत्तो के इम्तिहान है अगले महीने, एक बार इम्तिहान हो जाएं, फिर बाकी सब रस्में पूरी कर लेंगे। रामनाथ कहता है, सत्तो की माँ तो चिंता मत कर, मैं सारी बात कर लेता हूँ अभी। और वे दोनों बाहर आ जाते हैं और बातों बातों में ही दहेज की बात करते हैं। रामनाथ थोड़े सकुचाते हुए कहता है, समधी साहब, अगर आगे की बात अभी तय हो जाती तो, और अपनी बात छोड़ देते हैं। रोशन सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, समधी जी, मेरा तो बस चले तो मैं तो अभी ले जाऊं अपनी सत्तो बिटिया को।
उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं। रामनाथ ललिता के पति की तरफ इशारा करते हैं। वह इशारा समझकर बात आगे बढ़ाते हैं। ललिता का पति कहता है, देखिए जी, सारी बात पहले ही तय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे के रिश्तों में कड़वाहट की गुंजाइश नहीं रहती। आपकी कोई मांग है तो बताइए, हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। रोशन सिंह और चरण सिंह बात समझ जाते हैं। चरण सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, हमें तो बस सत्तो बिटिया ही चाहिए। रोशन सिंह कहते हैं, सब कुछ तो है समधी जी हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप तो बस जल्द से जल्द बिटिया को घर ले जाने की आज्ञा दीजिए। रामनाथ खुश होते हुए कहता है, हम तो सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो आपसे रिश्ता जुड़ रहा है। रोशन सिंह कहता है, भाग्यशाली तो हमें सत्तो बिटिया जैसी बहु किस्मत वालों को मिलती है रामनाथ जी। चरण सिंह कहता है, कोई शंका मत रखिए मन में और अच्छे से तसल्ली करके ही आगे बढ़िए। रामनाथ जी कहता है कि अजी, ऐसे कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप आदेश दें बस। अगले महीना बिटिया के इम्तिहान है, उसके बाद आप जब कहें हम विवाह की तैयारी कर लेंगे। चरण सिंह कहते हैं, तो चलिए 2 महीने के बाद का मुहूर्त देख लेते हैं। सब लोग इस बात पर हामी भर देते हैं। पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लिया जाता है, जो 2 महीने 10 दिन बाद का होता है। अब घर में सत्तो की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बस कुछ दिनों में सत्तो की शादी होने वाली थी। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। सत्तो की दोनों बहनें भी कुछ दिन पहले आ गई थीं। तयशुदा दिन सत्तो की शादी रोशन सिंह के बेटे विवेक से हो जाती है। सत्तो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक शादी की रस्में चलती रहीं और रिश्तेदार भी रहे। लगभग 1 सप्ताह हो गया, पर सत्तो और विवेक ने इतने दिनों में एक दूसरे को देखा भी नहीं था। उन दिनों ऐसा होना आम बात थी। आजकल की तरह लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते थे। घर का कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता तय कर देता था। कभी कभी तो शादी के कई दिनों बाद तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। सत्तो और विवेक के साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी को 1 सप्ताह हो गया, पर दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। 1 सप्ताह बाद रामनाथ सत्तो को मायके ले आते हैं। सत्तो 1 महीने तक अपने मायके रहती है। 1 महीने बाद चरण सिंह और विवेक आकर सत्तो को ससुराल विदा करा कर ले जाते हैं। सत्तो के आने पर उसकी सास बिमली देवी रात को जो नाच गाना रखवाती है। अगले दिन वह सत्तो के हाथ से पूजा करवाती है और फिर पहली रसोई बनवाती है। सत्तो ने अकेले ही 10-15 लोगों का खाना बनाया। सभी ने खाना खाया और सत्तो की बहुत तारीफ की। विवेक ने भी जब सत्तो के हाथ का खाना खाया तो वह भी बस उंगली चाटता रह गया। वह सत्तो की एक झलक पाने के लिए तड़पने लगा। किसी न किसी बहाने से सत्तो के पास आने की कोशिश करता, पर उसे देख नहीं पाता था। वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसे लगा कि अब सत्तो उसके कमरे में रहेगी, पर क्योंकि अभी सत्तो 15 साल की थी, उसकी सास बिमला देवी उसे अपने पास ही सुलाती थी। अगले दिन सत्तो जल्दी उठती, नहा धोकर तैयार हो जाती। वह सबके उठने से पहले मंदिर की सफाई करती, पूजा करती। तब तक बिमला देवी भी उठ जाती थी। सत्तो उनके पास आकर उनके पैर छूती। बिमला देवी सत्तो को ढेरों आशीर्वाद देती। सत्तो सबके लिए खाना बनाती और घर के सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से पूरे करती। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। अब बस रोशन सिंह, बिमला देवी और विवेक, उसका छोटा भाई सचिन ही बचे थे। सामने वाले घर में रोशन सिंह का छोटा भाई चरण सिंह अपनी पत्नी सोना, बेटे रंजन और बेटी सरिता के साथ रहता था। वे लोग सत्तो के आने के बाद लगभग साथ ही रहने लगे थे। सरिता तो सारा दिन अपनी भाभी से चिपकी रहती थी। सरिता और सत्तो दोनों हम उम्र थीं और दोनों में बहुत पटती थी। घर का हर काम दोनों साथ मिलकर करती थी। सत्तो घर में सबके कपड़े खुद ही सिलने लगी। साथ ही साथ वह कपड़ों पर कढ़ाई से डिजाइन भी बना देती। उसने विवेक के लिए भी एक शर्ट बनाई।
सरिता ने विवेक को छेड़ते हुए वो शर्ट दे दी और ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया, पर विवेक ने सत्तो को एक बार भी नहीं देखा था। वह कई बार कोशिश करता, पर हमेशा सत्तो के पास कोई ना कोई होता और वह ज़्यादातर सत्तो घूंघट में ही रहती थी। एक दिन सत्तो सचिन और रंजन के लिए दूध लेकर ऊपर छत पर जा रही थी। वे दोनों छत पर पढ़ रहे थे। सत्तो के दोनों हाथों में गर्म दूध के गिलास थे। वह घूंघट में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अचानक उसका पैर साड़ी में अटक गया और सत्तो का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने को हुई तो विवेक ने उसे थाम लिया, पर सत्तो के हाथ का गर्म दूध गिर गया। विवेक उसे धीरे धीरे नीचे लाया और उसके हाथ से गिलास लेकर एक साइड में रख दिया। इन सब में सत्तो की साड़ी का पल्लू सिर से खिसककर कंधों पर आ गया। विवेक गिलास रखकर जैसे ही सत्तो की तरफ मुड़ा तो सत्तो को देखता रह गया। उसके चेहरे पर सादगी के साथ साथ मासूमियत भी झलकती थी। विवेक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। अनजाने में उसके हाथ दर्द से करहाती हुई सत्तो के गालों तक जाने लगे कि तभी बिमला देवी पड़ोस से वापस आ गई। वह सत्तो के हाथ देखकर घबरा गई। वह सत्तो को कमरे में ले गई और उसके हाथ पर दवाई लगाई। बिमला देवी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती थी। शाम को जब रोशन सिंह आए और उन्हें सत्तो के गिरने की बात पता चली तो उन्होंने सत्तो को घूंघट करने से मना कर दिया। रोशन सिंह अब चिंतित होकर कहने लगे, चलो विवेक ने संभाल लिया, नहीं तो आज हादसा हो जाता। बिमला देवी कहने लगी, बस भगवान की कृपा है कि विवेक ने समय रहते बचा लिया, वरना सत्तो को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। चरण सिंह कहने लगे, पर भाभी ऐसा हुआ कैसे? तो बिमला देवी बोली, घूंघट की वजह से पैर फिसल गया। तो सोना देवी कहने लगी, अभी महीने भर पहले तो ब्याह के आई है, अभी उम्र ही क्या है, बच्ची ही तो है, अभी आदत नहीं है घूंघट करने की। रोशन सिंह को सोचने लगे, फिर बिमला देवी से कहने लगे कि ऐसा करते हैं, बहू को बोल दो घूंघट करने की ज़रूरत ही नहीं है अब से। चरण सिंह सोचते हुए बोले, सही कह रहे हैं भैया आप, शर्म तो आँखों की होती है, क्यों भाभी? बिमला देवी कहने लगी, देखो जी मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। रोशन सिंह कहने लगे, और तुम क्या कहती हो सोना बहू? सोना देवी बोली, जी मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है जेठ जी, जैसे अपनी सरिता वैसे ही हमारी सत्तो। रोशन सिंह कहने लगे, तो फिर ठीक है, सत्तो को समझा देना। खाना खाने के बाद रात को जब बिमला देवी सत्तो के पास सो रही थी तो उन्होंने उसे घूंघट करने से मना कर दिया। उन्होंने सत्तो से घूंघट करने को मना तो कर दिया, उधर विवेक जब सोने की कोशिश करता तो उसके सामने सत्तो का चेहरा आ जाता। सत्तो की सादगी, सुंदरता और भोलापन रह रहकर उसे बेचैन करने लगा। सारी रात वो करवट बदलता रहा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सत्तो के ख्यालों में कब सोया उसे खुद पता नहीं चलता था। जब तक सत्तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई, बिमला देवी ने उसे बिल्कुल काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। उस दिन के बाद से सत्तो सिर्फ सिर पर पल्लू रखती। अब विवेक भी सबकी नज़रें बचाकर सत्तो को देख लेता। कभी कभी ऐसे ही दिन बीतने लगे। लगभग 8 महीने हो गए थे उनकी शादी को, पर विवेक और सत्तो की कभी एक दूसरे से बात नहीं होती थी। कुछ काम होता तो वो सरिता या रंजन या सचिन में से कोई भी कर देता था। जैसे ही सर्दी शुरू होने वाली थी, सत्तो सबके लिए स्वेटर बुनने लगी। उसने विवेक के लिए भी स्वेटर बुनी। उसने सरिता को विवेक को स्वेटर देने को कहा। सरिता सत्तो को छत पर बने कमरे में ले गई। वहाँ विवेक बैठा अपनी दुकान का हिसाब कर रहा था। सरिता ने उसे पुकारा और सत्तो को लगभग देते हुए अंदर भेजा। सरिता बाहर से ही कहने लगी, अभी वापस आ रही हूँ भाभी। तब तक वो खांसते हुए चली गई। विवेक सत्तो को देखता रहा और उसे देखता ही रह गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, बोलो। तो सत्तो थोड़ी घबराहट में बोली, जी वो स्वेटर, और इससे आगे बोल नहीं पाई। विवेक उसके पास आने लगा तो वो कांपने लगी। विवेक कहने लगा, क्या मैं भूत हूँ जो तुम इतना डर रही हो? सत्तो ने नहीं में सिर हिला दिया। विवेक बोला,
तो बोलो क्या कहना है। सत्तो बोली, जी स्वेटर देनी थी। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली जो तुम मेरी पत्नी हो। सत्तो स्वेटर विवेक की तरफ करती है। विवेक उसे पकड़ता है और सत्तो के हाथ से उसका हाथ टच हो जाता है। सत्तो सिहर उठी और एकदम से वहाँ से भागकर नीचे चली गई। सत्तो खुद ही खुद में शर्माने लगी। सरिता ने उसे बहुत छेड़ा और वह शर्म से लाल हो गई। इधर विवेक भी बेचैन था। उसे सत्तो का चेहरा याद आ रहा था बार बार। यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। एक दूसरे को गलती से ही सही पर पहली बार उन्होंने छुआ था। दोनों पूरी रात नहीं सो पाए। अगले दिन सत्तो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी थी। विवेक भी आज जल्दी उठ गया था। सत्तो नहाकर अपने कपड़े सुखाने छत पर गई तो विवेक उठ चुका था। वह सत्तो के पीछे आकर खड़ा हो गया। सत्तो पलटी तो एकदम से वहाँ से जाने लगी तो विवेक ने सत्तो का हाथ पकड़ लिया। दोनों को अलग एहसास हुआ। सत्तो ने विवेक के पास होने भर से ही उसे अलग एहसास हुआ। विवेक हाथ पकड़कर सत्तो से बोला, तुम रोज इतनी जल्दी उठती हो? सत्तो ने हाँ में सिर हिला दिया और झटके से हाथ छुड़ाकर भाग गई। वह नीचे आकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सत्तो और विवेक कभी कभी एक दूसरे को देख लेते थे, नजरें बचाकर सबसे। कभी कभी आते जाते उनके हाथ टच हो जाते थे। कभी कभी विवेक जानबूझकर भी ऐसा कर देता था। उसकी शादी को साल भर से ज़्यादा समय हो गया था। इतने समय में सत्तो अपने ससुराल में सबकी खास बन गई थी। उसके सास ससुर सत्तो को बहुत लाड करते थे। गांव में सब उसके गुणों की तारीफ करते नहीं थकते थे। सत्तो अब 17 साल की होने वाली थी। अब विमला देवी कभी कभी सत्तो और विवेक को साथ साथ मेले वगैरह में भेजने लगी थी, पर उनके साथ सरिता, रंजन और सचिन भी रहते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से थोड़ा सामान्य होने लगे थे। हालांकि दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। विवेक जब भी कुछ पूछता तो सत्तो गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती थी। इन दिनों सरिता की भी शादी हो गई। सरिता उसके लिए ननद से ज़्यादा सहेली थी। उसकी शादी के बाद सत्तो उसे याद करके उदास रहने लगी, क्योंकि पूरे दिन सत्तो की हंसी जो सरिता के साथ ही गुजरती थी। घर में तो विमला देवी से उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। विमला देवी ने उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया। सत्तो अब धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। करीब 20 दिन वहाँ रहने के बाद सत्तो विवेक के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। बाकी दिनों की तरह ही सब काम खत्म करके सत्तो अपने सास के कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो विमला देवी ने उसे छत पर सोने भेज दिया और अब से वहीं सोने को कहा। सत्तो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी उसके मन में हलचल बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया विवेक चौंक गया। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। विवेक ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी सत्तो को देखकर हैरान हुआ और खुश भी। सत्तो अंदर आई और पानी का जग रख दिया और चुपचाप पलंग पर बैठ गई। विवेक भी उसके पास आकर बैठ गया। सत्तो नीचे देखते हुए बोली, माँ ने कहा है आज से छत पर ही सोना है। विवेक मजाक करते हुए बोला, चलो माँ को अब जाकर बेटे का ख्याल तो आया, वरना बहू क्या आई, माँ तो बेटे को भूल ही गई। सत्तो घूरते हुए एकदम से बोली, क्यों जी, माँ ने ऐसी कौन सी नाइंसाफ़ी कर दी तुम्हारे साथ? और तो विवेक उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम ही बुलाया करो, अपना सा लगता है। विवेक उसके और करीब आया और सत्तो के पेट में जो तितलियां उड़ने लगी। विवेक मुस्कुराते हुए कहने लगा, पता है सत्तो, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुमने आते ही सबको ऐसे अपना बना लिया जैसे तुम हमेशा से यहीं रहती हो। सब कुछ संभाल लिया। माँ तो एक दिन नहीं रहती तुम्हारे बिना। बाबूजी को जब तक तुम दिखाई नहीं देती हो उनकी सुबह नहीं होती। सचिन माँ से ज़्यादा तुम्हें पुकारता है सारे दिन। पता है तुम मायके चली गई थी तो किसी का मन नहीं लग रहा था। सत्तो मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हारा? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, मेरा मन तो कहीं भी नहीं लगता है। सत्तो बोली, क्यों? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, माँ तो कहती है तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें नहीं समझ में आता क्यों?
और विवेक सत्तो की तरफ देखता है और उसकी बात सुनकर सत्तो शर्मा जाती है। विवेक कहता है, पर अब मेरा भी मन लगने लगेगा, तुम जो आ गई हो अब। और सत्तो शर्मा गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। आज सही मायने में उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। सत्तो अपनी गृहस्थी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही थी। हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में उसकी राय पूछी जाती थी। विवेक अपनी पत्नी को देखकर फूला नहीं समाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद एक बार घर में सभी सदस्य रिश्तेदारी में किसी शादी में गए हुए थे। सरिता अपनी ससुराल से आई हुई थी। सत्तो और सरिता दोनों घर में अकेली थी। सत्तो कुछ काम कर रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। सरिता कुछ कर पाती उससे पहले ही सत्तो को ब्लीडिंग शुरू हो गई। सरिता जल्दी से जाकर गांव के अस्पताल की नर्स को बुलाकर ले आई। नर्स ने सब चेक किया तो बताया कि सत्तो का मिसकैरेज हो गया है। सत्तो अभी 17 साल की ही हुई थी। ना उसे इस बात की जानकारी थी, ना ही उसका शरीर अभी पूरी तरह से माँ बनने के लिए तैयार हुआ था। उन दिनों ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल बात थी। छोटी उम्र में शादी और फिर ऐसा होना आम सी बात थी। नर्स ने सत्तो को फर्स्ट एड दी और दवाई देकर चली गई। सुबह सब लोग शादी से वापस आए तो उन्हें इस बारे में पता चला तो सबको बहुत अफसोस हुआ और सत्तो की चिंता भी हुई। बिमला देवी ने सत्तो का बहुत ध्यान रखा। इन दिनों में वह अब छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने लगी थी। उन्होंने सत्तो को सारी चीज़ें अच्छी तरह समझा दी ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो गया। सत्तो की ज़िंदगी वापस वैसे ही चलने लगी जैसे पहले चल रही थी। अब सत्तो पक्की गृहिणी बन गई थी। उसके गुणों के कारण सत्तो सबकी चहेती बन गई। उसका पति विवेक भी उससे बहुत खुश रहता था और देखते ही देखते उनकी शादी को 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में सत्तो अपने ससुराल में पूरी तरह रच बस गई। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक एक काम वह खुद करती थी। वह अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। अब दुकान, जमींदारी और बाकी सब काम विवेक ही संभालता था। सचिन पास के ही शहर में गया और फिर वहीं एक ऑफिस में टाइपिस्ट की जॉब करने लगा। वह कभी सप्ताह में, कभी महीने में 1-2 बार ही घर आता था। उसकी अपनी भाभी से बहुत जमती थी। वह जब भी घर आता सत्तो के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता। घंटों दोनों शहर के रहन सहन की बातें करते रहते। इस बार उसने सत्तो को बताया कि उसने घर पर लैंडलाइन फ़ोन के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्द उनके यहाँ फ़ोन होगा तो वह रोज़ सत्तो को फ़ोन करके अपना हाल चाल बता दिया करेगा। वह अगले महीने आने की कहकर सचिन चला गया। सरिता के भी 2 बच्चे हो चुके थे और दोनों स्कूल जाने लगे थे। रंजन की भी नौकरी लग गई। वह भी दूसरे शहर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके माँ बाप भी उसके साथ रहते थे। रोशन सिंह अब ज़्यादा समय घर पर ही रहते थे। उनकी जगह सब विवेक ही देखता था। वही सारे फैसले लेता था। घर में, गांव में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में सत्तो का बहुत मान सम्मान होता था। वह एक आम जिंदगी जी रही थी पर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। उसका पति विवेक उसे इतने सालों के बाद भी दीवानों की तरह प्यार करता था। देवर उसे भाभी माँ कहता था। उसे अपनी ज़िंदगी सपने की तरह लगती थी। अपने परिवार और पति के लाड प्यार की वजह से निसंतान होते हुए भी उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होती थी। वह अपना सारा लाड सचिन और सरिता के बच्चों पर उड़ेल देती थी। सब कुछ सही चल रहा था। सत्तो के मायके में किसी की शादी थी। वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। कुछ दिनों में विवेक उसे वापस ले आया। जब वह ससुराल आई तो यहाँ भी शादी जैसा माहौल था। सत्तो को लगा सचिन के रिश्ता तय हो गया है। उसकी उम्र भी हो गई थी शादी की, तो वह भी बहुत खुश हुई। वह पूरे जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट गई। उसने अपने हाथ से सबके लिए लड्डू बनाए, सबके लिए कपड़े उपहार लेकर आई। उसने आने वाली दुल्हन के लिए भी कपड़े और गहने बड़े चाव से खरीदे। उसके सास ससुर और पड़ोस की औरतें उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। पड़ोस की एक महिला ने उसे दबी जुबान में पूछा कि सत्तो,
उसे आने वाली दुल्हन से तुझे जलन नहीं हो रही? उसने इस बात को हंसी में टालकर कह दिया कि उसे तो वो अपनी छोटी बहन बनाकर रखेगी और उसके सारे नाज नखरे उठाएगी। इस बात को सुनकर सब और ज़्यादा हैरान हुए, पर किसी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और ना ही पूछा। 2-4 दिन में सचिन भी आ गया। सचिन सत्तो को शादी की तैयारियों में इस तरह व्यस्त और खुश देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही वह सत्तो से नाराज भी। सत्तो से वह अब कटा कटा रहता। सत्तो को उसके बर्ताव में यह बदलाव महसूस तो हुआ, पर उसे लगा वह शर्म की वजह से ऐसा कर रहा है और काम की व्यवस्था में वह सब भूल गई। अगले दिन लगन समारोह था। वह जल्दी उठकर सब काम निपटा चुकी थी। उसने पूरे घर को फूलों से सजाया, द्वार पर रंगोली बनाई, शगुन में देने वाले सामान को अच्छी तरह जांच परख कर एक बैग में रखा। गहने और बाकी के सामान भी बहुत अच्छी तरह संभाल कर रख दिए। जो रिश्तेदार आने वाले हैं उनके बैठने और खाने पीने की व्यवस्था की और सब काम करके वो विवेक के पास उसकी चाय लेकर पहुंची। विवेक अभी सोया हुआ था। उसे देखकर सत्तो चाय टेबल पर रखकर उसके पास बैठ गई। सत्तो उस बालों में हाथ फेरते हुए जो उससे कहने लगी, विवेक से उठ जाओ, 8 बज रहे हैं सुबह के, और देखो सूरज सिर पर आ गया है, तुम अभी तक सोए हुए हो। विवेक ने बिना आंखें खोले ही सत्तो के हाथ को अपने सीने पे रख लिया। विवेक सोते सोते कहने लगा, मेरा सूरज तो अभी निकला है। सत्तो उसकी बात पर शर्माते हुए हंसती है। सत्तो कहती है, अच्छा जी अब तो उठ जाइए जनाब। विवेक आंख खोलकर उसे देखता है और जो उठकर बैठ जाता है। सत्तो उसे डांटते हुए कहती है, चलो। सचिन यहीं बगल वाले कमरे में आ गया और उसने उठने की कोशिश की, पर विवेक ने उसे अपने पास बैठा लिया। विवेक मुस्कुराते हुए कहने लगा, आने दो, मैं किसी से नहीं डरता, तुम तो मेरी पत्नी हो, बैठो मेरे पास। सत्तो शर्म से हंसते हुए कहने लगी, कल ही शादी नहीं हुई है हमारी, 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। विवेक उसके माथे से जो बाल हटाते हुए कहता है, पर लगती तो तुम अभी भी नई दुल्हन की तरह ही हो, एक अलग ही निखार है तुम्हारे चेहरे पर। सत्तो उसके गाल पर हाथ फेरती है और कहती है, जिसका पति उसे रानी की तरह रखता हो तो वो तो नई नवेली लगेगी ही ना। सत्तो बात पूरी करते उससे पहले ही सचिन वहाँ एकदम से आ गया और वह उन दोनों को देख लेता है। सत्तो हड़बड़ाहट में उठ जाती है और विवेक भी उठकर बैठ जाता है। सचिन पास जाने लगता है, पर विवेक उसे रोक लेता है। विवेक कहता है, बोल क्या कहना है तुझे? सचिन कहता है, सत्तो की तरफ नाराज़गी से ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ी गलती कर दी है। विवेक उसे देखकर समझ जाता है। सचिन कुछ कहे उससे पहले ही सत्तो को भेजने की जो विवेक पूरी कोशिश करता है। विवेक कहता है, सत्तो वो कुर्ता कहाँ है जो तुमने अपने देवर के लिए बनाया है? सत्तो सोचकर बोलती है, वो तो नीचे कमरे में रखा है जी, उस पर कढ़ाई की है थोड़ी सी, अभी भेज दूँ। और जाते जाते सचिन के सिर पर प्यार से हाथ मारते हुए वह चली जाती है। आज वही कुर्ता पहनना सच्चू कहकर, और सचिन कुछ कहता उससे पहले विवेक बोल पड़ता है। विवेक कहता है, उसके साथ जो जूतियाँ लाई थी वो भी भेज देना। और कुछ याद करते हुए कहने लगा, सरिता भी आने वाली है ना, खाने पीने का थोड़ा देख लेना सत्तो। सत्तो हाँ में सिर हिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। वह सब लेकर वापस आने वाली थी कि सरिता वहाँ पहुँच जाती है। वह लगभग दौड़ते हुए उसे गले लगा लेती है, पर आज उसे सरिता का गले लगना औपचारिकता जैसा लगा। वह कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने उसे काम के लिए आवाज़ लगाती। वह अपने हाथ का सामान सरिता को देती है और सचिन को देने को बोलकर अपने काम में लग जाती है। तय समय पर लड़की वाले आते हैं, उसके साथ साथ ही सत्तो के घर वाले भी आते हैं। वह उन सब का स्वागत करती है और उन्हें जलपान कराती है। इन सब में उसे सरिता और सचिन कहीं दिखाई नहीं देते। उसे लगता है कि वो दोनों लगन की रस्म के लिए तैयार हो रहे हैं। वह अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। लगन की रस्म शुरू हो जाती है। वह वहाँ जाती है जहाँ दूल्हे की जगह विवेक को देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती और खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो जाती है। सत्तो की जब आँख खुलती है तो वह चारों तरफ देखती है। वह अपने कमरे में है। वह सोचती है क्या हुआ उसे, तो उसे याद आया कि उसने विवेक को दूल्हे की जगह देखा था।
उसे अपनी आंखों से देखे हुए पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे सुबह ही तो विवेक उससे प्यार जता रहा था। वह खुद को समझा रही थी कि शायद कोई बुरा सपना उसने देख लिया है। कितने दिन हो गए भागदौड़ करते करते, इसलिए उसे थकान हो गई है। विवेक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने साल तो हमने साथ बिताए हैं। ऐसे ही एक दिन का रिश्ता थोड़े ही है हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म का है। कोई खेल थोड़े ही है जो आज इससे शादी कर ली कल किसी दूसरे से। और मेरा पति तो जान देता है मुझ पर। थोड़ी देर देखती नहीं हूँ तो सत्तो सत्तो की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है। वह अपने आप ही सोचे जा रही थी, नहीं सत्तो, तुमने गलत देखा है। हमारे बीच में किसी तीसरे के आने की जगह नहीं है। जरूर मैंने बुरा सपना देख लिया। खुद से इतना कहकर वह याद करने लगती है। वो एक एक पल उसने और विवेक ने जो साथ बिताए उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वह अपने आप से सवाल जवाब कर रही थी कि एक अनकही सी उलझन खुद से ही खुद के ख्यालों में लड़ रही थी। समझने की कोशिश कर रही थी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। बार बार खुद से कह रही थी, देखने में गलती हो गई या शायद कोई बुरा सपना देख लिया। वह अपनी उलझन में उलझी हुई थी, तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। वह उस तरफ देखती है तो विवेक अंदर आया। उसके हाथ में पानी का गिलास था। वह आकर सत्तो के पास बैठ गया। सत्तो यूं ही बैठे बैठे उसके गले लग गई। विवेक उसे ऐसे गले लगाए हुए उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। विवेक कहने लगा, सत्तो तुम ठीक हो ना? सत्तो विवेक को कसकर पकड़ लेती है, जैसे छोड़ देगी तो वह कहीं चला जाएगा, और एक सांस में बोलने लगती है। सत्तो कहती है, बहुत थक गई हूँ, सो गई थी थोड़ी देर तो बहुत बुरा सपना देखा मैंने। मैं भी ना, मुझे लगा तुम वहाँ नीचे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बोलते बोलते वह बीच में रुक जाती है। सत्तो की नज़र विवेक के गले में पहनी नई सोने की चेन पर पड़ी तो वह चौंक जाती है और सीधे बैठती हुई हैरान होकर विवेक को देखती है तो उसकी जुबान हिल नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी सत्तो। विवेक गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए सत्तो से कहता है, बात बाद में करना, पहले थोड़ा पानी पी लो सत्तो। पानी का गिलास उठाकर सत्तो की तरफ विवेक बढ़ाता है तो सत्तो उसके हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ में सोने की अंगूठी चमक रही थी, जो अंगूठी सत्तो से शादी के वक्त पहनाई गई थी, जिसे वह हमेशा पहनकर रखता था। आज वो नहीं थी, उसकी जगह नई अंगूठी थी। सत्तो जैसे जम गई हो। वह कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। उसके अंदर बहुत शोर और विचारों और सवालों का तूफान चल रहा था। बहुत कुछ उसके अंदर टूट रहा था। अंदर ही अंदर वह खुद से बहुत लड़ी और सिर्फ इतना ही बोल पाई, सच है, ये सपना नहीं था। सत्तो चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह इसी उधेड़-बुन में है कि यह क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और क्या पूछे। वह अपनी जगह पर ऐसे ही बैठी थी जैसे उसमें अब जान नहीं है। विवेक कहने लगा, सत्तो तुम काम करके थक गई हो, इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए। मैं तुम्हारे लिए ग्लूकोज का पानी लाया हूँ, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विवेक उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। सत्तो उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वह हैरान है कि कैसे विवेक इतना शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि विवेक को उसने सच में वहाँ देखा है। इसका मतलब विवेक दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन क्यों? सत्तो और विवेक के बीच में तो सब सही है। उसने कभी विवेक को कुछ कहा नहीं और ना ही विवेक ने उसकी कोई बात टाली। कभी उसने विवेक की बात का पलट कर जवाब भी नहीं दिया। जब से वह शादी करके आई है, उसने अपने ससुराल में सबके पूरे मन से सेवा की है। विवेक से जुड़े हर रिश्ते को उसने दिल से अपनाया है। कभी विवेक से कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ तक उसे याद आ रहा है कि विवेक हमेशा उसकी तारीफ करता था, उससे खुश रहता था। और तो और फिर ऐसा क्या हो गया कि विवेक दूसरी शादी कर रहा था? और उसने इस बारे में सत्तो से पूछना तो बहुत दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। सत्तो सोच में पड़ गई। इस शादी में हिस्सा लेने सभी जानने वाले रिश्तेदार, सास ससुर देवर, उसके खुद के घर वाले
आस पड़ोस वाले सब शामिल हो रहे हैं, तो क्या सबको इस बारे में पता था? पर किसी ने उसे क्यों नहीं बताया? किसी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं जताया? एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कर रहा है, इस पर किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? पर क्यों? और विवेक अब भी उससे इस तरह का बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सत्तो अपने ख्यालों में थी, खुद से सवाल कर रही थी, पर जवाब उसे समझ नहीं आ रहा था। क्यों कर रहा है विवेक दूसरी शादी? क्यों उसे किसी ने नहीं रोका? अगर वह दूसरी शादी कर रहा है तो सत्तो वह क्या करेगी? वह खोई हुई सी थी कि वह विवेक की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई। विवेक कहने लगा, क्या सोच रही हो सत्तो? पानी पी ले। जब शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी तो तुम अपने काम कैसे करोगी? सत्तो हैरानी से उसे घूरते हुए देख रही थी। सत्तो अपने मन ही मन सोचने लगी, यह दूसरी शादी कर रहा है और अपनी पहली पत्नी से अपनी शादी के काम करवा रहा है। इतने सालों तक लगता रहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। सब कहते हैं मैं अपने पति की जान हूँ, तो आज ऐसा क्या हो गया? क्या बदल गया जो उसका पति ऐसा कर रहा है? क्या बदल गया मेरी जिंदगी में? विवेक मुस्कुराते हुए फिर बोला, क्या हुआ सत्तो, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। सत्तो उसे देखे जा रही थी। विचारों की एक लड़ाई वह खुद से ही लड़ रही थी। बहुत हिम्मत करके सत्तो बोली, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? विवेक के मुस्कुराते हुए चेहरे पर अचानक गंभीरता दिखाई देने लगी। विवेक बोला, हाँ। तो सत्तो बोली, तो मैं कहाँ जाऊँगी? विवेक बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? ये घर तुम्हारा है, यहीं रहना। सत्तो फिर सोच में पड़ गई। आखिर विवेक क्या कहना चाहता है? अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? उसके मन में कुछ पलों में ढेर सारे सवाल उमड़ गए, जिनके जवाब सिर्फ उनका पति विवेक दे सकता है। उसके मन ही मन फैसला कर लिया सत्तो ने कि इस बारे में वह अभी बात करेगी। सत्तो बोली, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? विवेक बोला, हाँ। सत्तो बोली, तो मैं कहाँ जाऊँगी? विवेक बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? ये घर तुम्हारा, यहीं रहना। सत्तो बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक बोला, क्यों नहीं हो सकता? जैसे तुम बाकी सबके साथ रहती हो मिलजुल के और प्यार से, उसके साथ भी रहना वैसे ही। जैसे अब तक सबके साथ सब कुछ बांटा है, उसके साथ भी बांट लेना। तुमने ही तो कहा था ना, आने वाली को छोटी बहन की तरह रखोगी। फिर क्या बदल गया? सत्तो विवेक की बात सुनकर सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवेक कैसे ऐसा कह सकता है। सत्तो भारी आवाज़ में बोली, एक औरत बेटे के प्यार को माँ बाप से बांट सकती है, भाई के प्यार को बहन भाई से बांट सकती है, सब कुछ बांट सकती है, पर पति का प्यार किसी से नहीं बांट सकती। सत्तो की आंखें भर आई। कहते कहते विवेक की तरफ वो देखने लगी। विवेक के चेहरे पर उसे कोई भाव दिखाई नहीं दिए। सत्तो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कौन सी कमी छोड़ दी, कौन सी गलती कर दी जो तुम यह सब कर रहे हो? विवेक बोला, कोई गलती नहीं की तुमने। तो सत्तो बोली, तो क्यों? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखूं? मेरी क्या जगह रह जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में? सत्तो अब शिकायती लहजे में ज़ोर से बोले। विवेक बोला, तुम बेकार की चिंता कर रही हो सत्तो। हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता मेरी ज़िंदगी में। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सत्तो चिढ़कर बोली, तो क्यों कर रहे हो दूसरी शादी? तो विवेक बोला, बच्चों के लिए। विवेक ने बहुत ही लापरवाही से कहा और सत्तो उसे देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक बोला, सत्तो, मेरे जीवन में जो तुम्हारी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। हमारे बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारा साथ हर जन्म में चाहता हूँ। तुम मुझे पत्नी के रूप में ही मिलो, यह मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे जैसी पत्नी नसीब से मिलती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण मैं पूरा जीवन बार सकता हूँ सत्तो तुम पर। लेकिन सत्तो, जीवन में पति पत्नी के प्यार के अलावा भी कुछ और होता है जो ज़रूरी है। प्यार से जीवन नहीं चलता सत्तो, जीवन में संतान होना भी ज़रूरी है। सत्तो कहने लगी, मैं भी चाहती हूँ हमारे बच्चे हों। विवेक कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी, तभी तो मैंने यह फैसला लिया है। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। सत्तो बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे हों, पर इसके लिए
तुम मेरा हक, मेरी जगह किसी और को दे दोगे? विवेक कहने लगा, ना, उसे तुम्हारा हक मिलेगा, ना ही तुम्हारी जगह। मेरे लिए वो बस मेरे बच्चे पैदा करने की मशीन होगी। बस सत्तो ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। सत्तो बोली, बच्चों के लिए तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की? क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? विवेक कहने लगा, इतने सालों में होने होते तो हो जाते। जिस लहजे में विवेक ने यह बात कही, सत्तो खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। उसके तन बदन में आग लग गई। सत्तो सोचने लगी कि विवेक ने ऐसा कैसे कह दिया। सत्तो गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी माँ नहीं बन सकती? तुम कहना क्या चाहते हो, मैं बांझ हूँ? विवेक बोला, सत्तो मैंने ऐसा नहीं कहा। सत्तो तेज आवाज़ में कहने लगी, कहा नहीं तो क्या, मान तो लिया ना? विवेक बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। जैसे सबके बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे भी बच्चे हों, मैं उन्हें प्यार करूँ, लाड करूँ। जब सरिता या रंजन के बच्चे आते हैं तो घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? बच्चों को देखकर तुम्हारे मन में नहीं आता कि तुम्हारा भी कोई बच्चा हो? सत्तो कहने लगी, चाहती हूँ। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे ना हों? सबको चाहिए। पर विवेक बोला, पर अब तक हुए नहीं ना। सत्तो कहने लगी, तुम्हें लगता है कभी नहीं होंगे? विवेक बोला, पता नहीं, बस मुझे अपने अब बच्चे चाहिए। सत्तो कहने लगी, तो उसके लिए ये तरीका खोजा है तुमने? गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर ऐसा ही है तो इतना ही बेचैन हो तो बच्चा हम गोद भी तो ले सकते हैं। विवेक बोला, क्यों? किसी का बच्चा हम गोद लें? हम मुझे अपना बच्चा चाहिए जो मेरा खून हो। सत्तो बोली, हम गए थे ना डॉक्टर के पास, तुम थे ना वहीं? तुम्हारे सामने ही तो कहा था डॉक्टर ने, कभी कभी गर्भपात की वजह से ऐसा हो जाता है। दवाई खा रही हूँ ना मैं समय पर। डॉक्टर ने यह भी कहा है मुझ में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ने बस कुछ ताकत की दवाई दी है। और तुमसे भी तो कहा था एक बार अपना चेकअप करवा लो तुम, शायद। विवेक बीच में बात काट देता है और चिढ़कर बोला, मुझ में कोई कमी नहीं है सत्तो, मैं मर्द हूँ, मर्द में कोई कमी नहीं होती। सत्तो उसकी तरफ हैरानी से देखती है और सोचती है कि अब तक जिस विवेक के साथ को वह साथ कह रही थी, क्या यह सच में वही है? विवेक सख्त लहजे में कहता है, मुझे पता है सत्तो, मुझ में कोई कमी नहीं है। उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता, जब वो तुम्हारा इलाज नहीं कर पाई तो उसने ऐसे बोल दिया होगा। सत्तो हैरान होकर बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसमें औरत और मर्द की क्या बात है? इंसान का शरीर है, यह अंदरूनी कमी हो जाती है। एक बार तुम अपना चेकअप तो करवाओ, हो सकता है मेरी तरह तुम्हारे भी हार्मोन्स में कोई दिक्कत हो। विवेक सख्त लहजे में बोला, कह दिया ना, मुझे नहीं कराना चेकअप, कोई कमी नहीं है मुझ में। और देख सत्तो, इन बातों से कुछ नहीं हल निकलेगा। सदियों से होता आया है ऐसा, जब एक पत्नी से संतान सुख नहीं मिलता तो दूसरी शादी की जाती है। यह शादी मैं सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। सत्तो गुस्से में बोली, बच्चों का बहाना बनाकर तुम सौतन ला रहे हो मेरे लिए? विवेक बोला, कोई सौतन नहीं ला रहा मैं, इतना सोचो कि वह बस बच्चे पैदा करेगी। सत्तो हैरान होकर विवेक की तरफ देख रही थी। एक औरत के साथ इतने साल बिताने के बाद भी वह ऐसे बातें कर रहा है, और दूसरी जिससे वह शादी करके लाने वाला है उसे वह मशीन समझ रहा है। सत्तो को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आत्मसम्मान को तार तार कर दिया जा रहा है। वह बौखला गई। उसे नहीं लगा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा, उसका पति इस तरह से उससे बात करेगा। उसे सब लोग उनके प्यार और रिश्ते को देखकर उन दोनों को राम सीता और राधा कृष्ण की जोड़ी कहते थे, पर क्या सच में ऐसा था? वह खुद से ही सवाल करने लगी। उसके लिए विवेक का यह रूप किसी सदमे से कम नहीं था। जीवन साथी तो एक दूसरे की कमियों को ढककर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो एक जरा सी बात पर विवेक ने बिना कुछ कहे जिंदगी भर के लिए एक लाछन लगा दिया। विवेक के दूसरी शादी करते ही वो पूरी दुनिया के सामने बांझ ही साबित हो जाएगी। विवेक ने एक बार उसके साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा और खुद ही फैसला ले लिया दूसरी शादी का। उसने कभी
किसी से बात में भी विवेक की मर्जी के बिना दखल अंदाजी नहीं की। उसकी हर बात तो आज तक उसने मानी थी। इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि विवेक हर सही गलत बात में मनमानी करे। इस फैसले में सत्तो की सहमति कि कैसे इतना बड़ा फैसला लिया गया, कैसे विवेक इतना आगे बढ़ गया। कुछ दिनों में दूसरी शादी कर लेगा। घर में रिश्तेदारों तक को न्योता भेजकर बुला लिया, पर सत्तो जिसका सबसे पहला हक था और ज़रूरी था, उसे सब हो जाने के बाद पता चला। सत्तो के मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। यह उसके आत्मसम्मान पर चोट थी सरासर। सत्तो अपने आप को संभाल कर फिर बोली, तुमने बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी सहमति का यह फैसला कैसे ले लिया? एक औरत को औलाद के बिना अधूरा कहा जाता है। मेरे मन में भी टीस उठती है। जब मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे भी बच्चे होते। थोड़ा रुक कर वह बोली, ये मेरे हाथ में तो नहीं है विवेक। जब डॉक्टर ने कह दिया कि मुझ में कमी है ही नहीं, तो भी तुमने ये फैसला ले लिया बिना मुझे पूछे, बिना मुझे बताए। शादी दो लोगों का रिश्ता होता है, पर मैं हूँ कहाँ, बताइए। विवेक बोला, देखो सत्तो, मैं तुमसे तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहता। बार बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, तुम्हें पत्नी रूप में पाना वाकई मैं भाग्यशाली हूँ जो मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में पाया है। मैंने तुमसे कह दिया ना, वह शादी सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यह सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होगी मेरे लिए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे साथ मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ बदला ही नहीं, तो पूछना और बताने का क्या मतलब? आज तक मैंने तुम्हें कोई कमी नहीं होने दी, आगे भी नहीं होगी। कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बात मैंने सबको समझा दी है। जब इस रिश्ते की बात हुई, तुम भी समझ लो। आज तक मैंने जितने भी फैसले लिए हैं सब इस घर के भले के लिए किए हैं। अब इस बात पर और बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अब तक इस शादी की तैयारियां कर रही थी, वैसे ही आगे कर लेना। मैं फैसला कर चुका हूँ सत्तो। खुश होकर करो या नाराज होकर, इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सत्तो कहने लगी, इतना ही आसान है तुम्हारे लिए ये सब कुछ? इतने साल हमने साथ में बिताए, वो अपनापन, वो प्यार सब झूठा था जो तुमने इतनी आसानी से यह सब तय कर लिया? जब मैं ब्याह कर आई हूँ तो मैंने हर जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई है। तुम्हारे माँ बाप को अपना समझकर पूरे मन से मैंने उनकी सेवा की है। तुम्हारे भाई को अपने छोटे भाई, अपने बच्चे की तरह लाड किया है। तुम्हारी बहन को अपनी बहन नहीं, अपनी सहेली समझा है। पर किसी ने मुझे इस शादी के बारे में नहीं बताया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने मेरे लिए आवाज़ तक नहीं उठाई। यहाँ तक कि खुद मेरे माँ बाप ने भी नहीं। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं किसी की ज़िंदगी में। कुछ मायने नहीं मेरे होने या ना होने के, सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। तो तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया। तुम मानने को तैयार नहीं हो कि मुझ में कमी नहीं है, और यह शादी करके इस बात को सही साबित कर दोगे तुम। इसके बाद अगर बच्चे हो भी गए तो जो भी टूट गया वो जुड़ नहीं जाएगा। मैंने कभी तुम्हारे फैसले में दखल अंदाजी नहीं की, तुम्हारे फैसले के कभी खिलाफ नहीं गई, पर यह नहीं मानूंगी। अब बात रिश्ते की नहीं, मेरे वजूद की, मेरे आत्मसम्मान की है। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगी। सत्तो अपने पति से इतना कहकर खड़ी हो गई और कमरे से बाहर आ गई। अब उसे अपना वजूद खोजना ही होगा। कैसे वह गलत बात बर्दाश्त कर सकती है? उसने हर रिश्ते को पूरे मन से निभाया, पर जब बात उसकी ज़िंदगी, उसके हक की है तो किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। किसी ने उसे अपना नहीं समझा। और सोचते सोचते सत्तो घर से चली गई, जिसे वह अपना घर कहती थी। सत्तो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए उस घर से जा रही थी। वह घर जहाँ वह दुल्हन बनकर आई, जहाँ उसने अपने सपनों की दुनिया बसाई, वह दुनिया जो उसके लिए सब कुछ थी। इस घर की चार दीवारी से बाहर वो कभी नहीं निकली थी। बस इसी घर को स्वर्ग बनाने में ऐसी खोई रही कि सब कुछ भूल गई। उसे तो अपने आप का भी ध्यान नहीं रहा था। कभी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक एक काम करके वह अपने हाथ से निपटाती, पूरे मन और जतन से करती थी। उसे तो यही लगता था
कि जितना अपना वह सबको समझती है उतना ही सब उसे चाहते हैं। उसने अपने माँ बाप से बढ़कर अपने सास ससुर को मान दिया, उनका सम्मान किया, उनकी हर बात को पत्थर की लकीर समझकर मानती रही। अपनी ननंद देवर अपने भाई बहन की तरह समझे, लाड किया उन्हें। अपने पति को उसने देवता से कम नहीं समझा, हमेशा उसके मन के मुताबिक काम किया। 15 साल की थी जब उसकी शादी करा दी गई थी। आज वह 25 साल की हो गई। इन 10 सालों में उसने इस तरह से अपने आप को एक कुशल गृहिणी के रूप में ढाल लिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाती है, सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती थी। फिर अचानक से एक ही झटके में सब बदल गया। उसके दिमाग में अपने जीवन के पिछले 10 साल 10 सेकंड में ही घूम गए। उसे कहीं भी अपनी कोई कमी, कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। और उसकी गलती भी क्या है? अगर किसी कारण से उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो उसके पति को किसने अधिकार दिया है कि वह इस तरह का कुछ कार्य करे? जैसे जैसे अपने ससुराल से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसके दिमाग में ख्यालों का भूचाल सा उमड़ रहा था। वह एक एक सदस्य के कमरे के सामने से होकर जा रही थी और यही सोच रही थी कि जब घर के हर सदस्य से उसने पूरे मन से रिश्ता निभाया तो कौन सी कमी रह गई। घर में से एक सदस्य ने भी उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, जबकि सबको सब कुछ पता था। उसके खुद के माँ बाप ने भी नहीं बताया। उसका तो वह खून थी, पर फिर भी कुछ नहीं बताया किसी ने। ना ही किसी ने ऐसा करने से उन्हें रोकने की कोशिश की। इतने सालों से वह सबको अपना मानती रही, पर सबके लिए वह पराई ही रही। माँ बाप के लिए पराया धन और सास ससुर के लिए पराई बेटी। किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। अगर समझा होता तो आज यह सब होता ही नहीं। बस यही उसके दिमाग में चल रहा था। उसे पता नहीं चला कि कब उस घर से जिसे वह अपना कहती थी वो बाहर निकल आई। उसके दिमाग में ढेरों विचार चल रहे थे। वह बदहवासी बस चलते जा रही थी। उसे जैसे होश ही नहीं था, बस आगे बढ़ रही थी, बढ़ते जा रही थी। यह सोचे कि वह इस सुनसान सी रात में अंधेरे रास्ते पर अकेली है, बस चलती चली जा रही थी। वह गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई, जहां वह कभी दिन के उजाले में भी नहीं आई थी। आज रात अकेले अंधेरे में वह बिना मुड़े, बिना इधर उधर देखे बस चले जा रही थी। जैसे रुक गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चलते जा रही थी, सत्तो को पता ही नहीं चला। वह पिछले 5 घंटों से लगातार चल रही है। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उसे कुछ नहीं पता, बस चलते जा रही थी। उसके दिमाग में उसकी ज़िंदगी का एक एक पल घूम रहा था और बस अपने ख्यालों में खोई हुई चलती जा रही थी। चलते चलते उसे ठोकर लगी। उस ठोकर से उसके दाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई और उसके पाँव से चप्पल निकल गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे तो जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। एक पैर में चप्पल है, दूसरे में नहीं, यह उसे महसूस नहीं हो रहा। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गई। उसे न सामने रास्ता दिख रहा था, ना कोई मंजिल। पिछले 8 घंटों से वह लगातार चल रही थी, जिसका उसे कुछ एहसास नहीं था, पर उसका शरीर थक चुका था। वह चलते चलते गिर गई और बेहोश हो गई। बीच रास्ते में पड़ी हुई सत्तो किसी बेजान लाश की तरह पड़ी थी। वह सत्तो है, अभी कल तक जिसके चेहरे पर जिंदगी की रौनक थी, आज उसी चेहरे पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे 2 दिन सत्तो ऐसे ही जंगल के बाहरी छोर पर बेहोश पड़ी रही। शायद इधर कोई आता जाता नहीं था, वरना कोई तो उसे देख ही लेता। 2 दिन बाद सत्तो को होश आया। वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। उसे फिर से एक बात याद आने लगी। वह हर बात को याद करने के साथ टूट रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। वो रो नहीं रही थी, जैसे कि वह पत्थर की हो गई हो। अंगूठे पर लगी चोट से जो खून निकल रहा था वह सूख चुका था और अंगूठे पर ही जम गया था। सत्तो की दूसरी चप्पल भी निकल गई। वह हिम्मत करके खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से, 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, और फिर चलने लगी। 3 दिन से उसने पानी तक नहीं पिया। उसके होंठ सूख चुके थे, गला सूख चुका था। उसे प्यास महसूस हुई तो उसने इधर उधर देखा। एक कच्चा तालाब था, शायद गांव के जंगल के पशुओं के लिए खुदवाया गया होगा यह तालाब। सत्तो आगे बढ़कर तालाब के अंदर घुस गई।
किनारे पर तो रेत और पानी ने कीचड़ बना दी थी। सत्तो लगभग तालाब के बीच में घुस गई। वह झुकी और अपनी उंगली में भरकर पानी पिया। उसे ऐसे लगा जैसे उसके गले में कुछ जल रहा था। जो पानी से ठंडा हुआ, वह बार बार अंजुली भरकर पानी पीती रही जब तक कि उसके पेट में भारीपन नहीं महसूस हो गया हो। उसे भारी और थके कदमों से बाहर आई तालाब से और वहीं खड़े होकर तालाब के पानी में हवा से उठती लहरों को देखती रही। जब तक उसकी आंखें बोझिल नहीं हो गई, उसके दिमाग में सब कुछ बातें घूम रही थीं। वह बस वहीं चुपचाप बैठी खुद में खोई हुई थी। उसे होश ही नहीं था वह कहाँ बैठी है, दिन है या रात है, कोई खबर उसे नहीं थी। वह तो बस अपने बीते जीवन के अपने ख्यालों में गुम थी। उसने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, पर फिर भी उसे भूख नहीं लग रही थी। वह वहीं तालाब के किनारे घुटनों में सिर रखकर लहरों को देख रही थी। उसकी निगाहों में एक अजीब सा खालीपन था। सत्तो को बैठे बैठे नींद आ गई और देर रात उसकी नींद खुली क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वह उठी और लगातार इधर उधर कुछ देखने लगी। उसने सोच लिया बीते दिनों में कि अब उसका दिमाग खाली हो गया है। कोई विचार उसके दिमाग में अब नहीं थे। न ही वह अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, न ही आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में। वह उठी और चारों तरफ देखने लगी। उसे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अगर कुछ दिन पहले वाली सत्तो होती तो डर से मर जाती इतना घनघोर अंधेरा देखकर, पर यह सत्तो तो कोई और ही थी जिसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह बहुत देर खड़ी रही और अंधेरे को देखती रही। पता नहीं, फिर वह एक दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलकर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वह रोशनी एक चिता से जलने से आ रही है। घनघोर अंधेरे में जलती हुई चिता कोई भी डर से कांप जाए, पर सत्तो बदहवास से बिल्कुल उस चिता के पास चली गई और उसे आग से गर्माहट महसूस हुई। उसे ठंड से राहत मिली। वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, कितना अजीब इंसान है। एक पल में किसी को अपना कहता है, दूसरे पल में उसे पराया कर देता है। इतना पराया कि उसका क्रियाकर्म करके बस चल देते हैं सब छोड़कर उसे अकेले जलने के लिए। इतना भी नहीं कि उसे पूरी तरह से देह मुक्त तो हो जाने दें या चिता की अग्नि तो ठंडी हो जाने दें। बस यही सोचते सोचते फिर से उस चिताग्नि की तपिश में वह सो गई। यह वही सत्तो है जो दिन में किसी अर्थी को जाते हुए देख लेती तो कई दिनों से डर के कारण सो नहीं पाती थी, और आज वह चिता की अग्नि में ही उसकी तपिश से बेसुध सो रही थी। सच्चे हालात इंसान को पल भर में बदल देते हैं। सुबह जब सूरज की रोशनी सत्तो की आंखों पर पड़ी तब उसकी नींद टूटी। वह कच्ची ज़मीन पर ऐसे सोई हुई थी कि उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी लग चुकी थी। वैसे भी उसने बहुत दिनों से एक ही कपड़े पहने हुए थे। उसे याद ही नहीं कितने दिन हो गए उसे घर छोड़े, कितने दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए। उसका मन और मस्तिष्क भावनाओं से बिल्कुल खाली हो गया था। उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। वह उठती और इधर उधर देखने लगी। शरीर एक सीमा तक ही तो साथ दे सकता है। अब तो उसके शरीर में जो जान ही नहीं बची थी। वह लड़खड़ाती हुई चलने लगी। थोड़ी दूरी पर उसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वह डगमगाते हुए कदमों से वहां पहुंची और मंदिर के सामने गिरकर बेहोश हो गई। मंदिर में 2 औरतें पूजा कर रही थीं, जिन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और वहां आकर देखने लगी। वह सत्तो को वहां बेहोश पड़े हुए देखकर कुछ लोगों ने मदद के लिए बुला कर ले आई। वे लोग सत्तो को एक बुजुर्ग महिला के घर ले गए। उस महिला का नाम बिमला था। वह उस गांव में बहुत सालों से रहती थी और बहुत ही सम्मानित थी। उसके पति और पुत्र भी बहुत साल पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेले अपना जीवन यापन करती थी। वह गांव की इकलौती वैद्य थी, बहुत नेक दिल इंसान थी। उस गांव में जब भी किसी को कोई बीमारी होती तब बिमला के पास जाते थे। सब लोग उसे बिमला काकी कहते। जब मंदिर के सामने 2 औरतों ने उसको सत्तो को बेहोश देखा तो बिमला काकी के पास उसे ले गईं। बिमला काकी ने सत्तो की नब्ज चेक की और अच्छी तरह से जांच परख कर जो उसकी जांच की तो बिमला काकी कहने लगी कि यह कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। कौन है यह? अपने गांव की तो लगती नहीं। एक औरत कहने लगी, पता नहीं काकी, मंदिर के सामने बेहोश पड़ी थी। कौन है, कहाँ से आई है, यह बता सकती है जब इसे होश आएगा। बिमला काकी कहने लगी, ठीक है,
बिमला काकी कहने लगी, लगता है किसी अपने की सताई हुई है, देखने में तो अच्छे भले घर की लग रही है। तो एक पुरुष कहने लगा, मुझे तो लगता है काकी ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया बेचारी को। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, दहेज का मामला लगता है, बेचारी पता नहीं क्या क्या सहा होगा। बिमला काकी कहने लगी, इस तरह से बातें बनाने से अपना दिमाग मत खपाओ, जाओ सब अपने अपने काम करो, जब होश में आ जाएगी तब पूछ लेंगे कौन है, कहाँ से आई है, और सुबह का वक्त है, सब अपने अपने काम पर जाओ। सब वहाँ से चले गए। सत्तो पूरे दिन बेहोश पड़ी रही। बिमला काकी ने उसके कपड़े बदल दिए और एक सूती साड़ी उसे पहना दी और उस दवाइयों का घोल बनाकर उसके मुंह में डाल दिया। अगली सुबह सत्तो को होश आ गया। बिमला काकी अपना काम कर रही थी। सत्तो बिस्तर से उठकर बैठ गई और उसने देखा तो वह एक घर में है। वह उठने लगी तो काकी की नज़र उस पर पड़ गई। वह कहने लगी, बिटिया बैठ जाए यहीं। आराम से बरामदे के किनारे चबूतरे पर बैठ गई। बिमला काकी ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली थी और सत्तो की तरफ उसकी पीठ थी। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि सत्तो उनके पीछे ही है। बिमला काकी बिना पलटे कहने लगी, अब कैसी लग रही है तबीयत? सत्तो कुछ नहीं बोली, बस वह बिमला काकी को देखती रही। बिमला काकी उसके मन की बात समझ गई, इसलिए 2 कप चाय लेकर सत्तो के पास आ गई और उसके पास बैठ गई। बिमला काकी ने बताया कि मंदिर के सामने बेहोश मिली थी तुम, गांव के लोग मेरे पास उठा लाए, अब ठीक लग रहा है। सत्तो की नज़रों में अब भी खालीपन था। बिमला काकी को वह देख रही थी। बिमला काकी ने बहुत प्यार से कहा कि बेटी क्या बात है, तुम बड़ी सताई हुई लग रही हो। और उसने बिमला काकी के सिर गोद में अपना सिर रखकर किसी बच्चे की तरह रो दी। बिमला काकी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। बिमला काकी के प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वह जो बिमला काकी का प्यार पाकर उसका दिल हल्का हो गया। बिमला काकी कहने लगी, तुम्हारे पहनावे से तो लगता है तुम भले घर की हो। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छुड़वा दूँ। जिस घर में तुम ब्याही गई हो वहाँ तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता है। ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, और तुम चाहो तो मुझे सब बता दो, अपना दर्द बांट सकती हो, वरना यह अंदर ही अंदर तुम्हें मारता रहेगा। तुम ना जी पाओगी ना मर पाओगी। तो सत्तो ने अपनी सारी आप बीती जो बिमला काकी को सुना दी। बिमला काकी भी जानकर बहुत अचंभित हुई। एक बार पूछना बताना भी जरूरी नहीं समझा उन्होंने, सत्तो के पति ने, पर बिमला काकी ने सत्तो को इस बारे में कुछ नहीं कहा। बिमला काकी कहने लगी, जो हुआ सो हुआ, जो कर दिया सो कर दिया, अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचो। अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगी, और अगर नहीं जाना चाहो तो यह समझो कि यह भी तुम्हारा घर है, जब तक रहना चाहो रहो। तो सत्तो कहने लगी, काकी को देखती रही और सोचती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और काकी तब तक चाय बनाकर ले आई। तो बिमला काकी उठकर चाय बनाकर ले आई तो सत्तो जब तक चुपचाप बैठी रही और वह बिमला काकी के पास ही रहने लगी। दिन बीतने लगे। सत्तो अपने नियम अनुसार सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती। वह बिमला काकी के साथ मिलकर जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाना सीख रही थी। धीरे धीरे गांव की औरतें सत्तो की जान पहचान वाली होने लगी। उन औरतों के साथ वह मंदिर जाने लगी। दोपहर के साथ उनके साथ बातचीत करती। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। सत्तो अपने जीवन में रच बस गई। उसे याद भी नहीं आती थी किसी की। उसने पहले दिन से ही अपने मन का सारा गुबार आंसुओं में धो दिया था और उसने सब कुछ भगवान पर छोड़कर भूल गई सबको। और कहते हैं ना कि जो हुआ सो हुआ। इस गांव में कोई भी उसे उसके बीते जीवन के बारे में नहीं बात करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और बहन जी कहते थे। अब सत्तो को जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान हो गया था। वह भी बिमला काकी के साथ उसका हाथ बटाने लगी थी। गांव की बहू प्रेग्नेंट थी तो उसने बेटी को जन्म दिया, और बेटी को जन्म देने के बाद वह बच नहीं पाई, यानी जच्चा की मृत्यु हो गई और बच्चा बच गया। बहुत ही गरीब घर की बहू थी, आगे पीछे कोई नहीं था। उसके पति ने भी उसको त्याग रखा था, मायके में रहती थी। इसलिए सत्तो ने उसकी लड़की को गोद ले लिया
और उसे अपनी बेटी मानकर पालने लगी और बिमला काकी के साथ रहने लगी। उधर उसके पति की दूसरी शादी हो गई, लेकिन उसे फिर भी कोई औलाद नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीत गया और 5 साल बीत गए। सत्तो की बेटी 5 साल की हो गई, लेकिन उसके पति विवेक की कोई संतान नहीं हुई। अब उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। उसे अब सत्तो की बहुत याद आती थी। उसने सत्तो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सत्तो उसे नहीं मिली। सत्तो ने तो अपने मन में ठान भी लिया था कि अब वह कभी वापस नहीं जाएगी, और जो उसकी भी गोद ली हुई बेटी थी उसकी परवरिश में जी जान से जुट गई। सत्तो में हुनर था, वहीं गांव के औरतों को वह सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी, जिससे उसका खर्चा निकल आता था। वह बिमला काकी पर भी बोझ बनकर नहीं रहती थी। उसने अपने हुनर से बहुत अच्छी दुकान खोल ली और काफ़ी चलने लगी। उसकी कढ़ाई की बहुत मांग होती थी। उसे अच्छे अच्छे काम मिलने लगे, ऑफ़र आने लगी। उसकी कढ़ाई पसंद की जाने लगी। गांव की औरतें सिलाई भी उसी से कराती, कपड़े सिलाती, इसलिए सत्तो का काम चल निकला। सत्तो खुशी खुशी बिमला काकी के साथ रह रही थी। उसकी बेटी भी बहुत ही मासूम और सुंदर थी। उसमें भी सत्तो अच्छे संस्कार डाल रही थी, लेकिन उसका पति पहले भी निर्बंसिया था और बाद में भी निर्बंसिया रहा। सत्तो ने जो फैसला लिया वह एक औरत के मान सम्मान के लिए ज़रूरी था। सत्तो ने सही फैसला लिया और उसके पति ने जो किया वो उसने भरा। वह कभी बाप नहीं बन सका, ना ही उनके आंगन में किलकारी गूंजी। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।